student, myself Rishi Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में अपन जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम। इस पे ऊपर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज अपन देखेंगे। चलिए सर शुरू कर लेते हैं। इफ द इंडेमनिटी पीरियड इज 4 months, turnover of last accounting year is 90,000, there was a 20% increase in sales as compared to last year and turnover during the indemnity period is 12,000, then short sale amount will be। देखिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शॉर्ट सेल क्या होती है। वो सेल जो होनी चाहिए थी स्टैंडर्ड टर्नओवर, और जो सेल हम एक्चुअल में कर पाए वो होता है एक्चुअल टर्नओवर, और इनका जो बीच का गैप होता है वो होता है शॉर्ट सेल। अब अगर हम देखें पिछले साल हमारी 90,000 की सेल हुई थी। एक साल में अगर हमारी 90,000 की सेल होती है और 4 महीने के लिए हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, तो 4 महीने में हमारी जो सेल है वो 30,000 रुपये होनी चाहिए थी। पूरे साल की सेल 90,000 है तो 4 महीने की सेल 30,000 है, और अगर उसमें अपन इंक्रीज को कंसीडर करें जो कि 20% है, तो उस हिसाब से हमारी सेल 36,000 रुपये होनी चाहिए थी। लेकिन वास्तव में हम 12,000 की सेल ही कर पाए। इसका मतलब है 24,000 की सेल हम नहीं कर पाए, तो हमने इतनी सेल को खो दिया, और जो सेल हम खो देते हैं उसे शॉर्ट सेल या न्यून बिक्री कहते हैं। ठीक है, तो 24,000 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज 21,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज 24,000 एंड लॉस ऑफ स्टॉक इज 20,000, देन अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर स्टॉक विल बी। देखिए सर, आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वो 21,000 की ले रखी है। जिस दिन आग लगी उस दिन 24,000 का माल गोडाउन में था, और शायद आपने 4,000 का माल बचा लिया होगा, इसीलिए आपको जो नुकसान हुआ वो 20,000 का हुआ। तो व्यापारी का लॉजिक ये होगा कि सर मेरे को 20,000 का नुकसान हो गया है और मेरे 20,000 की भरपाई की जाए, क्योंकि मैंने पॉलिसी ले रखी है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी पॉलिसी सफिशिएंट नहीं है। आपकी पॉलिसी 24,000 की होनी चाहिए। आपने पॉलिसी जो एक्चुअल में ले रखी है वो है 21,000 की, और स्टॉक को देखते हुए आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो 24,000 की होनी चाहिए। क्योंकि आपने पॉलिसी सफिशिएंट नहीं ली है, तो आपके ऊपर एवरेज क्लॉज का प्रयोग किया जाएगा। एवरेज क्लॉज अप्लाई किया जाएगा। हिंदी में इसे औसत वाक्य कहते हैं। औसत वाक्य तब अप्लाई होता है जब आप ढंग से इंश्योरेंस नहीं कराते, यानी अंडर इंश्योरेंस की सिचुएशन बनती है। तो अब आपको अगर 20,000 का लॉस चाहिए, 20,000 का क्लेम चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। इसके ऊपर अपन कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे, और कैलकुलेशन अप्लाई करने से 17,500 रुपये आएगा। तो यही होगा सर। बाकी सारे ऑप्शन बकवास हैं। जो ये कहता है कि आपको 20 का पूरा नुकसान की भरपाई होगी, नहीं होगी। किसी ने सोचा कि पॉलिसी 21 की है तो 21 मिलेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम में जितना आपका नुकसान होता है उसकी भरपाई होती है, उससे कम ही भरपाई होती है। तो आपकी केवल और केवल इस क्वेश्चन में 17,500 की भरपाई होगी। थर्ड क्वेश्चन, इफ नेट प्रॉफिट इज ₹2 lakh, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज ₹1,60,000 एंड अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज ₹40,000, सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 18 lakh, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेट विल बी। देखिए क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट पूछी है, तो सबसे पहले तो आप ग्रॉस प्रॉफिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप नेट प्रॉफिट लेंगे और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को देखेंगे, यानी ऐसे फिक्स खर्चे देखेंगे जिनका बीमा हो रखा है। तो आपका पिछले साल का नेट प्रॉफिट 2 लाख दे रखा है, और ऐसे खर्चे जिनका बीमा हो रखा है वो 1,60,000 है। दैट इज़ 3,60,000 रुपये की ज़रूरत हमें होती है ताकि हम खर्चे फेस कर सकें और नेट प्रॉफिट कमा सकें। तो 3,60,000 को ग्रॉस प्रॉफिट माना जाएगा कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी के पर्पज़ से। तो 3,60,000 तो आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और पिछले साल आपकी जो सेल हुई थी वो हुई थी 18 लाख रुपया। तो इससे अपन जीपी रेट बना लेंगे 20%। तो हमारा बीमा जब हम कराएंगे तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के केस में 20% को हम हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेट मानेंगे। 20% इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक on the date of fire can be ascertained more precisely by preparation of a account।
देखिए सर, ये कह रहा है कि जब आग लग जाती है तो कितना नुकसान हुआ। ये या तो आप अंदाजे से बताओ कि सर हमारा इतना माल जल गया, पता नहीं उसे इंश्योरेंस कंपनी मानेगी या नहीं मानेगी। तो सर अच्छा ये रहता है कि आप एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लें, एक मेमोरी के बेसिस पे या कहें अब तक के रिकॉर्ड के बेसिस पे आप एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यापारी के दुकान में जुलाई 1 को आग लग गई है और उसने अपना अकाउंटिंग ईयर अप्रैल में स्टार्ट किया था, तो उसे चाहिए कि अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्मरणार्थ व्यापार खाता या याददाश्ती व्यापार खाता बना ले। इन 3 अप्रैल मई जून के दौरान, इन 3 महीने के अंदर उसके पास जितना स्टॉक था, जो उसने परचेज किया, जो उसने सेल किया, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाली आइटम है वो सारी लिख दे। तो इसे पता लग जाएगा कि आग लगने के दिन कितना माल गोडाउन में मौजूद था। फॉर एग्जांपल, अप्रैल के दिन आपके पास 40,000 का माल था, फिर आपने 2 लाख का माल परचेज किया और मान लेते हैं कि आपने 1.5 लाख का माल बेचा, तो आपको आराम से पता लग जाएगा कि आग वाले दिन कितना माल गोडाउन में था। यानी आपको जो बनाना चाहिए वो है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। 5th क्वेश्चन, इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 20% एंड शॉर्ट सेल इज ₹4 लाख, देन लॉस ऑफ प्रॉफिट विल बी। यदि सकल लाभ की दर 20% है और न्यून बिक्री 4 लाख है तो लाभ की हानि कितनी होगी। तो सर एक व्यापारी है, उसका ये कहना है कि 4 लाख रुपए की सेल कम हुई, जितनी सेल होती और जो सेल वो कर पाया 4 लाख रुपए की सेल कम रह गई। और उसने ये भी कहा कि 20% मेरी ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, यानी वो ये कहना चाहता है कि 80,000 का प्रॉफिट उसने गंवा दिया। यानी आग न लगती तो वो कमा लेता, बट आग लगने की वजह से वो नहीं कमा पाया तो प्रॉफिट उसने गंवा दिया। तो लाभ की हानि, लॉस ऑफ प्रॉफिट विल बी 80,000 रुपी। ए इसका आंसर रहेगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज डैश डैश क्लॉज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। न्यून बीमा की दशा में डैश डैश वाक्य लागू होता है। देखिए सर, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मस्ट नो है, जो आपको पता होना ही चाहिए। देखिए, अगर आप बीमा ढंग से नहीं कराते, सपोज कीजिए कि आपके पास स्टॉक 4 लाख रुपए का होता है अक्सर, लेकिन अगर आप बीमा कराते हैं 3 लाख का, इसका मतलब आप बीमा अपना ढंग से नहीं करा रहे, आप अंडर इंश्योर्ड हैं। उस केस में आपको पूरे नुकसान की भरपाई नहीं होगी। और ये बात कहाँ लिखी जाती है? ये बात लिखी जाती है औसत वाक्य में, एवरेज क्लॉज में। इस बात को लिखा जाता है कि चूंकि आपने बीमा पूरा नहीं कराया है, अतः आपकी भरपाई भी पूरी नहीं होगी, एवरेज क्लॉज से भरपाई होगी। तो जब भी अंडर इंश्योरेंस होता है, व्यक्ति अपना बीमा कम राशि का कराता है, तो औसत वाक्य लागू होता है। नेक्स्ट देखिए, द पीरियड फॉर विच अ पॉलिसी इज टेकन नोन एज अ पीरियड। जिस अवधि के लिए पॉलिसी ली जाती है उसे डैश डैश अवधि के रूप में जाना जाता है। सर उसे जाना जाता है इंडेमनिटी। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपका व्यापार 4 महीने में संभल जाएगा, ठीक है, तो आप जो पॉलिसी लेंगे वो 4 महीने के लिए लेंगे। इस अवधि को कहा जाएगा इंडेमनिटी पीरियड या क्षतिपूर्ति अवधि। इन 4 महीनों में जो भी शॉर्ट सेल हुई, जो भी सेल आप नहीं कर पाए, जितना भी प्रॉफिट आपने गंवा दिया, उन सब की भरपाई होगी। तो आपके ऊपर है, जितना पीरियड आप ज़्यादा लिखवाएंगे उतना बीमा प्रीमियम ज़्यादा लगेगा। तो ये आपको सोचना होता है कि आपका बिजनेस आग लगने के बाद कितने समय में संभल जाएगा, और उतने समय को आपको पॉलिसी में शामिल करवाना होता है, और पॉलिसी में शामिल होते ही उसे इंडेमनिटी पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ डैश डैश पॉलिसी कवर्स लॉस ऑफ स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इनमें से कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो ये आपके सारे नुकसान कवर कर देगी? कॉम्पैक्ट पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, हॉरिजॉन्टल पॉलिसी, ऑपरेटिंग पॉलिसी। तो सर इसका आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। व्यापक बीमा पॉलिसी आपके सारे नुकसान कवर कर देगी। फॉर एग्जांपल, अगर 1 अगस्त को एक व्यापारी के दुकान में आग लग गई तो जो स्टॉक जल गया उसकी भरपाई हो जाएगी। अगर उस आग में कोई फिक्स एसेट जल गया तो उसकी भरपाई हो जाएगी। आग लगने के बाद जो 3-4 महीने तक आपका प्रॉफिट डिस्टर्ब हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी। और मान लीजिए कि जब आग लग रही थी, उसे बुझाया गया था, तो आपने जो फायर ब्रिगेड को खर्चे दिए, यानी आग बुझाने पे जो खर्चे हुए, या
तेल को गिरने से बचाने के लिए जो आपने एडिशनल खर्चे किए उन सब की भरपाई हो जाएगी अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रखी है, व्यापक बीमा पॉलिसी ले रखी है। तो इसका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कंसीडर्स नेट प्रॉफिट एंड डैश डैश एक्सपेंसेस और चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस, हॉरिजॉन्टल चार्जेस, फ्लक्चुएटिंग चार्जेस या करंट चार्जेस। देखिए सर, अगर जब आप प्रॉफिट को सेव करने के लिए पॉलिसी लेते हो, क्योंकि देखिए आग लगेगी तो व्यापार डिस्टर्ब होगा, व्यापार डिस्टर्ब होगा तो आप नेट प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे या बहुत कम गति से कमाओगे। साथ ही साथ आपको स्टैंडिंग चार्जेस की भी चिंता होनी चाहिए, यानी आपको साथ ही साथ फिक्स्ड एक्सपेंसेस की चिंता भी होनी चाहिए, क्योंकि ये खर्चे नहीं रुकेंगे। दैट इज़, आग लगने के दो दुष्परिणाम होते हैं, एक तो हम जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं वो खो देते हैं, और दूसरा इस अवधि के दौरान भी अपने को फिक्स्ड खर्चे जैसे रेंट, इंश्योरेंस, हम एम्प्लॉयज़ सैलरी वो फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी प्रॉफिट पॉलिसी लेवें, है ना, यानी जिसको कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी बोलते हैं, तो हमें नेट प्रॉफिट के साथ साथ स्थायी व्ययों का बीमा भी करा लेना चाहिए, फिक्स्ड चार्जेस या स्टैंडिंग चार्जेस का बीमा भी करा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ एवरेज क्लॉज इन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एन इंश्योर्ड बिकम्स अ डैश डैश इन द इवेंट ऑफ अंडर इंश्योरेंस। कहता है कि जब आपने एक पॉलिसी ली है और उस पॉलिसी में औसत वाक्य को शामिल कर लिया है तो बीमित क्या बन जाता है? को इंश्योरर बन जाता है, विक्टिम बन जाता है, वाइज बन जाता है, या फूल बन जाता है, मूर्ख बन जाता है, क्या है सर? तो देखिए सर, जैसे सपोज कीजिए कि आपका स्टॉक जनरली होता है 8 लाख का, यू नो कि आपके पास 8 लाख का स्टॉक रहता है, लेकिन आपने बीमा 6 लाख का कराया। दैट इज, शायद प्रीमियम बचाने के लिए व्यापारी ने बीमा कम का कराया। इसका मतलब है कि 2 लाख का बीमा उसने नहीं कराया। तो इसका मतलब ये है कि 8 लाख में से 6 लाख का बीमा तो बीमा कंपनी ने किया, यानी करीबन 75% ये होता है, और 8 लाख में से 2 लाख का बीमा आपने नहीं कराया। इसका मतलब है उतनी जोखिम आप भुगतने को तैयार हो। सुनिएगा, जितना बीमा आपने नहीं कराया मतलब उतनी जोखिम आप बेयर करने के लिए तैयार हो। तो एक तरह से कम बीमा कराने वाला को इंश्योरर बन जाता है, यानी बीमा कंपनी मानती है कि आप रिस्क लेने को ले, आप भी तैयार हो। जैसे बीमा कंपनी तो मेन इंश्योरर है ही, लेकिन पॉलिसी को कम लेके आपने भी एक तरह से रिस्क ले लिया, तो आप भी बन गए को इंश्योरर। इसमें मूर्ख या चतुर बनने की कोई बात नहीं है। अगर आप बीमा कम लेते हो तो फिर जोखिम आपके हिस्से में भी आएगी। इसका मतलब है अगर नुकसान हुआ तो फिर पूरी भरपाई नहीं होगी। ये स्थिति सह बीमाकर्ता की या को इंश्योरर की कहलाती है। तो सर, अगर आप आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने फुल कोर्स डिज़ाइन किया है। उसमें हमने पूरे सिलेबस को 60 टॉपिक्स में बांटा है। जो कॉमर्स वाला पार्ट है, जो 6 सब्जेक्ट्स में है, तो टोटली हमने उनको 60 टॉपिक्स में बांटा है। और उस कोर्स में हम आपको क्या देंगे? उस कोर्स में हम आपको देंगे सर 300 MCQ वीडियोज़। अब जैसे 100 MCQ वीडियोज़ तो फुल्ली अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसके अलावा 200 MCQ वीडियोज़ अपन और करेंगे, जिसके अंदर और बेटर अप्रोच से अपन क्वेश्चन को करना सीखेंगे और कैसे सीधा हिट करना है सही आंसर को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखिए सर, अगर एक टॉपिक है तो इस टॉपिक को समझने के लिए 4-5 क्लासेस तो बनती है। उस चैप्टर का थीम समझने के लिए आपको 4-5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। तो करीबन हमने 300 उसके थ्योरी वीडियोस शूट किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ताकि आपको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मोस्टली हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन आए, लेकिन यू डोंट नो कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएँ, तो उसके भी हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, ठीक है सर। इसके अलावा मेन फीचर जो है हमारे कोर्स का, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली हम सर जूम पे लाइव क्लासेस लेंगे और ये क्लासेस ऑलमोस्ट 40 मिनट लेंथ की होंगी और ये एग्ज़ाम तक चलेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अपन डेली पढ़ाई करेंगे, तो आप एक टच में बने रहेंगे और आपको डाउट्स वगैरह आराम से पूछ पाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अलावा कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक के फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इतना सब डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, या इतनी डेली क्लासेस होगी या नहीं। तो आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको टीचिंग स्टाइल से आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है,
ठीक है। डुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, ठीक है सर। डुअल लैंग्वेज में यानी सिंपली जैसे मैं भी आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था, तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो शायद मोस्ट सूटेबल रहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ीरो से पढ़ाने की आदत है। तो स्क्रैच से ही पढ़ाई करेंगे अपन। डेली लाइव क्लासेस होंगी, और एक अगर आप इनकेस क्लास मिस कर देते हैं किसी दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से हम अपना डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एक और फीचर है सर, वैसे तो फीस बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 2499 है, ठीक है ना, इतनी ही फीस है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये फीस भी आप 6 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, ठीक है, नो इशू। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नहीं, हमने पैसे दे दिए, फिर पता नहीं इतना सब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप अच्छा आगे जाके पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिंपली 1 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दो। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे, वो भी ट्रायल क्लासेस के बाद, फिर आपको अच्छा लगे तो आप आगे देते रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउट क्लियरेंस। हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे, उनको मैं और आपके साथ ही आंसर करेंगे, तो अपना रेगुलर चीज़ें टच में रहेंगे, ठीक है सर। चलिए, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हम कराएंगे, जिसमें करीबन 10,000 MCQs होंगे, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ वेरी श्योर। और इसके अलावा एग्ज़ाम जैसे ही लगभग अनाउंस हो जाएंगे, तो उससे पहले एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 50 सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके हमने कोर्स बना रखा है, आप उसको चाहिए जाके देखिए। और अपनी डेली क्लासेस को लेने के लिए और ट्रायल क्लासेस को लेने के लिए आपके नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे। 11th क्वेश्चन, कैलकुलेट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज लेस रिटर्न 5,08,000, वेजेस 20,000, सेल लेस रिटर्न 7,20,000, क्लोजिंग स्टॉक 84,000। तो देखिए, हमें इन्होंने कहा है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालनी है। एक अकाउंट के स्टूडेंट के लिए ये मस्ट नो चीज़ है, उसे ये पता होनी ही चाहिए। और इसके लिए आप आराम से एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। जैसे इनका ओपनिंग स्टॉक 60,000 था, तो वो डीआर पे आएगा। परचेज में से इन्होंने रिटर्न पहले ही लेस कर रखा है, परचेज ट्रेडिंग के डीआर साइड में आता है। उसके बाद वेजेस दे रखा है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो माल को उतारने में लगता है, तो ये भी ट्रेडिंग की आइटम है, डीआर पे लिखा जाता है। इन्होंने सेल किया है 7,20,000 का, रिटर्न इन्होंने ऑलरेडी लेस कर दी है, तो अपने उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेल सीआर में आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक जो एंड में बच जाता है वो भी आपका सीआर साइड पे आएगा। तो ये जो गैप है आपका डीआर और सारे सीआर का गैप है, डीआर में तो आपने पैसा लगाया है माल पे वो है, और सीआर में जो आपने सेल की है या जो माल बचा है वो है। तो आपका जो सीआर का टोटल हो रहा है वो हो रहा है 8,04,000। तो आपका सीआर का टोटल है 8,04,000 रुपये, और अगर आप डीआर का टोटल लगाएंगे तो 508, 68, 88, 588 का आपका डीआर का जोड़ हो रहा है। और जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 2,16,000। इस क्वेश्चन में आपने 2,16,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट पूछता तो 216, लेकिन इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट की रेट पूछी है, तो रेट बनाने के लिए अपन सेल से डिवाइड करेंगे, और आपकी जो सेल है वो है 7,20,000 रुपये। तो इसे आप देखेंगे तो आपका 30% आ जाएगा, ठीक है। तो जब माल में आग लग जाती है तो उस पर्पज़ से आपका 30% का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट माना जाएगा। तो ये तो ज़रूरी नहीं कि इस टॉपिक में होता, किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जा सकता था। 30% आपकी सेल आई है प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक इज। आराम से सुनिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, आग जब लगी तो वो उस दिन जो स्टॉक था और जो आपने क्लेम किया उसके बीच का अंतर क्या होता है। सपोज कीजिए जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक 25,000 रुपये का था, लेकिन जब आपने क्लेम किया तब आपने 20,000 ही किया। तो ऐसा क्यों होगा? फिर सुनिए, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक 25,000 का था गोडाउन में,
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से ये साबित होता है, मान लीजिए कि 25,000 का माल गोडाउन में था, लेकिन आपने वहाँ पे जो क्लेम किया वो 20,000 का ही किया। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ माल आपने बचा लिया होगा, ठीक है। जो माल गोडाउन में था और जो हमने क्लेम किया अगर वो कम है तो इसका मतलब है कि शेष माल हमने बचा लिया है, 5,000 रुपये का माल हमने बचा लिया होगा, दैट्स वाई हमने कम क्लेम किया, वरना देयर इज़ नो रीज़न कि हम कम क्लेम क्यों करेंगे, हम तो उतना ही क्लेम करते, ठीक है सर। नेक्स्ट कहता है द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड टर्नओवर एंड एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड इज, कितना टर्नओवर हमारा होना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि 1 जुलाई को आग लग गई और हम जुलाई से लेकर सितंबर तक डिस्टर्ब हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में जो सेल हमारी होनी चाहिए उसे कहेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर, और जो सेल हम हासिल कर पाए उसे कहेंगे एक्चुअल टर्नओवर, और इन दोनों का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल। जितनी सेल हम नहीं कर पाए दैट इज़ नोन एज शॉर्ट सेल, न्यून बिक्री। ऐसी बिक्री को अपन न्यून बिक्री कहते हैं, लघु बिक्री या न्यून बिक्री कह सकते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन 14, नेट प्रॉफिट वाज 1 लाख रुपी आफ्टर फेसिंग स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ 70,000 आउट ऑफ विच 20,000 इज अनइंश्योर्ड। सेल फॉर द अकाउंटिंग ईयर वाज 10 लाख रुपी, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेट। वेल, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालनी है, जैसे इस वीडियो में पहले भी आया, तो आपको नेट प्रॉफिट देखने हैं और स्टैंडिंग चार्जेस देखने हैं, लेकिन वही देखने हैं जो इंश्योर्ड हो। तो जैसे पिछले वर्ष में आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए हुआ है और आपके स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स एक्सपेंसेस 70 के हैं, जिसमें से 20,000 का बीमा नहीं हो रखा, तो आपको केवल 50,000 को कंसीडर करना है, ठीक है। तो आपका 1,50,000 कंसीडर किया जाएगा आपका नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और आपकी जो सेल रही थी वो रही थी 10 लाख रुपए। तो इससे आपकी जीपी रेट डिटरमिन हो जाएगी, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेट 15% मानी जाएगी। तो कभी भी आपको आग लगने के बाद आपके प्रॉफिट डिस्टर्ब हुए तो उसकी कैलकुलेशन 15% से की जाएगी, ये होता है इसका मतलब, ठीक है सर। नेक्स्ट है द शॉर्ट सेल एट ₹3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 15%, इंडेमनिटी रेट इज 10%, कैलकुलेट द इंश्योरेंस क्लेम। अब आपने ये कहा कि सर हम 3,20,000 की सेल नहीं कर पाए और हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेट 15% है, लेकिन जो इंडेमनिटी रेट है वहाँ 10% है। तो एक तरह से आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसमें जो रेट कोट की हुई है वो 10% है, तो आपकी 10% की ही सुनवाई होगी सर। 3,20,000 का 10% 32,000 का ही दावा आपको मिलेगा। तो इसीलिए पॉलिसी लेते समय उसमें अवधि का और जो रेट उन्होंने मेंशन की है उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपका ये कहना नहीं चलेगा बाद में कि सर हम 15% कमाया करते हैं, हमारी 15% भरपाई की जाए। आपकी पॉलिसी बॉन्ड में 10% लिखा है तो आपको 10% ही मिलेगा। नेक्स्ट इज विद द ओपनिंग स्टॉक एट 13,500, परचेज एट 82,500, सेल एट ₹1,20,000 एंड स्टॉक साल्वेज एट ₹1,260, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बीइंग 50%, कैलकुलेट द स्टॉक डिस्ट्रॉयड इन फायर। आपको इस कहानी में बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि कितने रुपए का माल जल गया। तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास कितना माल था, पुराना माल कितना पड़ा था, तो आपके पास 13,500 का ओपनिंग स्टॉक था। फिर आप ये देखेंगे कि इस अवधि में आपने परचेज कितना किया, तो पता लगा कि आपने इस पीरियड में 82,500 का परचेज किया। फिर ये देखा जाएगा आपने सेल कितना किया, तो आपने इस अवधि में 1,20,000 का माल बेचा है, और जब आपने माल बेचा होगा तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट भी कमाया होगा, और वो ग्रॉस प्रॉफिट है 50%, तो 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आपने कमाया है। अगर ट्रू सेंस में देखें तो आपने केवल 60,000 का ही माल बेचा है, 60 का माल आपने 1,20,000 में बेचा है, तो सेल उस तरफ लिख दिया CR में और ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया DR में। अब इससे अपने को ये पता लग जाएगा कि कितना माल हमारे गोडाउन में था, ठीक है। इस DR CR की जो टोटल है उससे आपको पता लग जाएगा। तो आपका जो 82, 95, 96, 1,56,000 आपका DR साइड में हो रहा है, 1,56,000, और गैप आ रहा है 36,000 रुपये। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन आग लगी उस दिन 36,000 का माल, 36,000 का माल गोडाउन में था। लेकिन जब आग लगती है तो हम कुछ कोशिश तो करते ही हैं और कुछ कभी कभी बचा भी लेते हैं, और हमने ऐसा ही किया, 1,260 रुपये का माल हमने बचा लिया। तो ऑल्दो जो माल गोडाउन में मौजूद था वो तो है आपका 36,000 का, लेकिन उसमें से 1,260 का माल आपने जलने से बचा लिया और 34,740 रुपये का माल जल गया।
तो अगर आपने पूरा बीमा ले रखा होगा, पूरा इंश्योरेंस करवा रखा होगा, तो 34,740 की भरपाई हो जाएगी। ठीक है सर। ये होता है आपका अवेलेबल स्टॉक और ये होता है आपका लॉस ऑफ स्टॉक, और बीच का जो होता है वो होता है स्टॉक सेव्ड या साल्वेज्ड। तो इसका आंसर 34,740 रुपये रहेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज एज फॉलोज। मटीरियल 40%, लेबर 15%, फिक्स्ड ओवरहेड 8%, वेरिएबल ओवरहेड 25% एंड नेट प्रॉफिट इज 12%। ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लाइफ पॉलिसी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज करो ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम 100 रुपये की सेल करते हैं तो हमारा मटीरियल पे लगता है 40 रुपये और हमारा लेबर पे लगता है 15 रुपया, और फिक्स्ड ओवरहेड पे हमारे लगते हैं 8 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड पे लगते हैं 25 रुपये। इनका कहना है कि 40, 55, 63 और 25, 88 रुपये हमारा खर्च हो जाता है, 88 हमारा खर्च हो जाता है और हमारा नेट प्रॉफिट है 12। इन्होंने कहा, मैंने कहा आपको क्या चाहिए? इन्होंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालो। मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कौन सी चाहिए, स्टॉक के पर्पज़ से चाहिए या लॉस के पर्पज़ से चाहिए? इन्होंने कहा कि हमें लॉस वाला पर्पज़ जो होता है, जिसको अपन परिणामी हानि पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि आग लगने का एक परिणाम होता है और वो होती है प्रॉफिट की हानि, तो हमें उस पर्पज़ से चाहिए। तो इस पर्पज़ में एक तो आपको नेट प्रॉफिट को कंसीडर करना है और एक आपको फिक्स ओवरहेड को कंसीडर करना है। आपका नेट प्रॉफिट है 12% और फिक्स ओवरहेड है 8%, तो आपका 20% का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट माना जाएगा। और बाय द वे, अगर ये स्टॉक की पॉलिसी होती, तो 55 रुपये, 55 रुपये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है और 45 रुपये आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेट है। तो स्टॉक के पर्पज़ से पूछो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 45%, और अगर लॉस के पर्पज़ से पूछो, कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी के पर्पज़ से पूछो, तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 20%। 18वां क्वेश्चन, डेट ऑफ फायर 1 अप्रैल 2021, इंटरप्शन पीरियड वाज अप टू 1 अगस्त 21, सेल फ्रॉम अप्रैल 20 टू अगस्त 20 was rupees 2 lakh, sale during interruption period amounted to 70,000, rate of gross profit was 30%, a trend of 10% increase was observed, find the amount of loss of profit। सर ये हार्डकोर इंश्योरेंस क्लेम का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन है। देखिए, आपकी अप्रैल में आग लगी और अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने के लिए आपका व्यापार डिस्टर्ब हो गया। अब आपको रह के पुराने दिन याद आएंगे जब आपकी सेल अच्छा हुआ करती थी। पिछले साल आपकी इसी सीज़न में 2 लाख की सेल थी। पिछले साल इन्हीं 4 महीनों में आपकी सेल 2 लाख थी। इतना ही नहीं, 10% की इंक्रीज़। हम ये देख रहे थे कि व्यापार हर साल तरक्की करता है, तो इस साल हम 10% की तरक्की मान के चल रहे थे। अगर उस हिसाब से देखें तो हमारी सेल 2,20,000 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन आग लगने की वजह से, डिस्टर्ब होने की वजह से हम केवल 70,000 की ही सेल कर पाए। इसका मतलब है 1,50,000 की सेल हम नहीं कर पाए, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल। तो हमारा लॉजिक ये होता है, इंश्योरेंस कंपनी के सामने हमारा दावा ये होता है कि हम 1.5 लाख रुपए की सेल नहीं कर पाए और उस पर जो हमारी 30% की रेट है वो हम नहीं कमा पाए, अतः हमें 45,000 रुपये का दावा चुकाया जाए। क्योंकि हम सेल नहीं कर पाए, क्योंकि हम प्रॉफिट नहीं कमा पाए, हमने प्रॉफिट को गंवा दिया, तो 45,000 की भरपाई की जाए। तो इसमें ध्यान ये देना कि अगर शॉर्ट सेल पूछता है तो आपका आंसर 150 होगा। अगर स्टैंडर्ड टर्नओवर पूछता है, जो टर्नओवर होना चाहिए, तो वो 2,20,000 है, और जो प्रॉफिट आपने गंवाया है जिसके लिए आप क्लेम करेंगे तो वो 45,000। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है। नेक्स्ट इज इंडेमनिटी पीरियड इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस विल बी एक्चुअल डिस्टर्बेंस पीरियड ड्यू टू फायर, disturbance period mentioned in policy, 12 month, least of the ABC। well, देखिए, अगर आग लगी है तो इंडेमनिटी पीरियड फाइनली किसको माना जाएगा? क्या उसे जितने महीने हम डिस्टर्ब हुए, सपोज कीजिए कहानी में हम 6 महीने हमारा व्यापार वास्तव में डिस्टर्ब हुआ और हमने पॉलिसी के अंदर 8 महीने की अवधि लिखवा रखी है, तो आप ये मानिए कि 6 महीने और 8 महीने में से जो लोअर अवधि होगी उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है, यानी आप जितनी देर, आप जितना पीरियड डिस्टर्ब रहे, यानी आपकी सेल डिस्टर्ब रही,
और जो पॉलिसी में आपने अवधि लिखवा रखी है उनमें से छोटी अवधि लिखवा ली जाती है। ठीक है, फिर मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं कि सर हमारा व्यापार तो 15 महीने डिस्टर्ब रहा और पॉलिसी वैसे आपने 14 महीने के लिए रखी है, लेकिन फिर आपको 12 महीने का भी ध्यान रखना है, तो आप किसी भी केस में आप यूँ समझिए कि आप 12 महीने से ज़्यादा की पॉलिसी नहीं ले सकते। तो कुल मिला के आपको इन 3 में से जो सबसे छोटी अवधि होगी उसे ही लेना है। 3 अवधियाँ कौन सी? जितना समय हम वास्तव में डिस्टर्ब हुए, जितना समय हमने पॉलिसी में लिखवाया, इनमें से आपको 2 में जो भी कम हो वो लेना है और 12 महीने की लिमिट का भी ध्यान रखना है। तो कुल मिला के इन तीनों में से जो भी कम हो उतना आपका पीरियड ऑफ इंडेमनिटी माना जाएगा। क्वेश्चन 20, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 72,000, द अमाउंट ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वाज 63,000 एंड द एक्चुअल लॉस इन इन्वेंट्री वाज 54,000। द पॉलिसी हैड अ सिस्टम ऑफ एवरेज सेंटेंस, फाइंड द अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, आराम से कहानी समझिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपने जो बीमा करा रखा है वो है 63,000 का, जबकि आपको बीमा कराना चाहिए था 72,000 का, क्योंकि आपके पास जो स्टॉक था वो 72 का था, तो आपका कम से कम इतना या इससे ज़्यादा का बीमा होना चाहिए था, लेकिन आपका बीमा कम हो रखा है। ठीक है, तो ये अंडर इंश्योरेंस की पोजीशन हो गई। तो बाद में अगर आपको 54,000 का लॉस होगा और आप ये चाहोगे कि 54,000 की भरपाई हो जाए, तो वो पॉलिसी 54 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने बीमा नहीं अच्छे से करा रखा। अगर अपन 9 का टेबल लें, 9 7 63 और 9 8 72, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होगा और आपका 54,000 से कम आंसर आएगा, तो आपका आंसर 47,250 आएगा। आप बार बार ये कहेंगे, शायद आपको लगता होगा, अगर आपने एवरेज क्लॉज नहीं पढ़ रखा होगा तो आपको ये लगता होगा कि भाई मेरी पॉलिसी तो ना 63 की हो रखी है, तो मेरी 54 की भरपाई तो आराम से हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका जो माल था गोडाउन में वो 72,000 का था, तो आपका बीमा भी कम से कम इतना होना चाहिए, और बीमा इतना नहीं होने की वजह से आपको 47,250 का ऐसा मिलेगा। ठीक है, एक और मैं बात आपको बता सकता हूँ, वो ये कि 72,000 का क्लोजिंग स्टॉक था और आप बीमा कंपनी से जो दावा कर रहे हैं वो 54,000 का ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 18,000 का माल आपने आग लगने के दौरान बचा लिया होगा, इसीलिए आप वो 18,000 रुपये नहीं मांग रहे हो, आप केवल 54,000 मांग रहे हो। बाय द वे आपको इतना भी नहीं मिलेगा, आपको 47,250 मिलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्विश्वास का सिद्धांत लागू होता है। ये बोनस क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि जनरली हम 20 क्वेश्चन किया करते हैं। तो देखिए सर, जब आप बीमा कराते हैं तो आपको अपने इंश्योरर से, बीमाकर्ता से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। चाहे फायर पॉलिसी का केस है तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना स्टॉक आपके पास है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो आपको बताना पड़ेगा कितना फिट आपके पास है, अगर आपको लाइफ पॉलिसी कराने जा रहे हो तो आपको बताना चाहिए कि किसी तरह की बीमारी तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी बातें आपको बता देनी चाहिए। इसे परम सद्विश्वास का सिद्धांत, अटमोस्ट गुड फेथ का सिद्धांत माना जाता है और ये सभी प्रकार के बीमों में लागू होता है। ठीक है सर, आज एक बोनस क्वेश्चन है। वैसे जनरली 20 क्वेश्चन हुआ करते हैं, पर इसमें 21 क्वेश्चन भी है जो कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ अप्लाइज इन ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ओनली इन फायर इंश्योरेंस, ओनली इन लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस ओनली। तो ये कहते हैं कि जो परम सद्विश्वास का सिद्धांत होता है, बेसिकली ये सिद्धांत ये कहता है कि बीमा कराने वाले को, जो बीमा कर रहा है, उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप लाइफ पॉलिसी करा रहे हो और अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो साफ बता देनी चाहिए। अगर आप फायर इंश्योरेंस करा रहे हो तो जनरली आपके पास जो स्टॉक होता है वो आपको क्लियर बता देना चाहिए। अगर मरीन इंश्योरेंस दैट इज समुद्री बीमा करा रहे हो तो अगर जहाज को लेके या गुड्स या कार्गो को लेके कोई रिस्क है तो आपको साफ बता देनी चाहिए। परम सद्विश्वास का सिद्धांत को आपको पालन करना पड़ेगा, तभी बाद में आपके नुकसान की भरपाई हो पाएगी। अगर आप इस सिद्धांत को तोड़ेंगे, दैट इज कुछ बात छुपाएंगे, तो बाद में आपके नुकसान की भरपाई भी नहीं होगी। तो ये सिद्धांत सभी तरह के बीमों में लागू होता है। इन ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस इट अप्लाइज। सर ये था आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी और बहुत सारे वीडियोस MCQ पे बनाऊंगा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।